हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये आपके चैप्टर वेक्टर एनालिसिस का तीसरा वीडियो है। हमने वेक्टर एनालिसिस का आपको दो वीडियो दे दिया है। दो वीडियो में जनरली हम वेक्टर के बेसिक फॉर्म को ही जान रहे हैं कि क्या होता है, उसके कुछ गुण कुछ नियम हमने आपको बताया था, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कुछ वेक्टर्स के नियम वगैरह हम बताए थे। इसके पहले वाले वीडियो में वो नियम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। एक बार उस नियम को हम दोबारा रिपीट करते हैं। वेक्टर का हमने कहा था यदि कोई वेक्टर है उसकी दिशा और परिमाण समान है तो उनके मान में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों वेक्टर को कोई अंतर नहीं हो सकता। और दूसरा नियम हमने बताया था यदि किसी वेक्टर को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो उस वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमने बताया था। और एक नियम था किसी वेक्टर को अगर 2n पाई कोण पर या 2n पाई रेडियन कोण पर घुमा देते हैं तो भी वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 2n पाई यानी 360 फिर 360 का दुगुना ऐसे करके तो घूम करके वहीं फिर आता जाएगा। 360 घुमाएंगे जिससे कोई वेक्टर है, इसको 360 घुमाओगे तो फिर यहीं आएगा, फिर दुगुना घुमाओगे फिर वहीं आएगा, तो कुल मिला के 720 घुमाओगे फिर वहीं आएगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक नियम बताया था हमने, उसके कोण से संबंधित था। हमने बताया था कि जब हम किसी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो बीच के कोण ज्ञात करने के लिए दो वेक्टर होने चाहिए। यदि दो वेक्टर हैं उनके बीच का कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके जो टेल होगा यानी पूंछ होगा वेक्टर का वो एक ही बिंदु पर होना चाहिए, पहली शर्त। अगर नहीं है तो करेंगे विस्थापित करके, हमने उस दिन बताया था अभी कैसे विस्थापित करके करते हैं। और जो उनके बीच का कोण है वो हमेशा 180 अंश से कम वाला लिया जाता है। तो ये हमने इतना नियम आपको बताए थे। अब थोड़ा सा और भी कुछ है, तब फिर हम वेक्टर के जोड़ने पर चलेंगे। जोड़ेंगे ज्यामितीय विधि, गणितीय विधि से जोड़ेंगे, कई प्रकार से जोड़ा घटाया जाता है। उसके बाद में तब गुणा भाग आगे आएगा। एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि जो ये वेक्टर है वो आपके मैथ में भी है, आपके मैथ का ही ये पार्ट है, तो इसको आप समझ लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। ओके, देखते हैं फिर एक छोटा सा देख लीजिए यूनिट वेक्टर। कुछ वेक्टर्स के हमने बताया था, वेक्टर के टाइप भी, समान वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, नल वेक्टर, ये सब बताए गए थे। तो ऐसे में ही है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है एकांक सदिश। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक होता है उसे हम यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। ये सब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो मिलेगा, वहां पर ज्यादा डिफाइन समझ में आएगा। लेकिन आप जानिए यूनिट वेक्टर किससे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक मात्रक होता है यानी एक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। यदि कोई वेक्टर ए है और उस दिशा में उस वेक्टर का एकांक सदिश अगर आपको नोट करना है तो उसको हम एक कैप से लिखते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। ए कैप। ए कैप क्या है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए कोई वेक्टर है जिसका एक सदिश फॉर्म है, और ए क्या है, उसका परिमाण है। जैसे हम बताते हैं अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके परिमाण ए हम बताए थे, ए परिमाण को प्रदर्शित करता है, वेक्टर लगा है तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ये पूरा वेक्टर ए के फॉर्म में लिखा गया है, इसमें दिशा भी समाहित है और परिमाण भी। अगर कहीं ऐसे लिखा है तो वो केवल परिमाण लिखा है, अगर ऐसे लिखा है मॉड लगाया गया है, डबल लाइन बगल में कर देते हैं तो उसको मॉड बोला जाता है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये भी उसके परिमाण को ही प्रदर्शित करता है। इसको हम जनरली इसी को ही इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा गया है। तो अर्थात यहाँ यूनिट वेक्टर की बात हो रही थी, तो
वह सदिश जिसका परिमाण एकांक मात्रक होता है, यानी उसका जो मात्रक है, परिमाण है, एक होता है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यदि कोई सदिश वेक्टर ए है, उसका वेक्टर ए से बोला जाता है, वेक्टर ए है और उसका परिमाण ए है, तो उसका एकांक सदिश जो निरूपित किया जाएगा वो एक कैप से निरूपित किया जाएगा। एक कैप यहाँ पे लिखा गया है, और एक कैप बराबर जो होगा वेक्टर ए अपान ए। वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में है और ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, और वेक्टर ए के परिमाण को हम मादाम वेक्टर ए से लिखते हैं। ये हमारे बताने का मतलब है। अगला समझ में, ये हो गया यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, ये अभी इसमें डायमेंशन नहीं डिफाइन थे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जनरली उसको हम कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश या लंब कोणीय सदिश या यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोला जाता है। लंब कोणीय का मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से रिलेटेड ही है, तो हम लिखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा अगर ये समझ में आएगा न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आएगा समझ में। जैसे अब यहाँ पे दिशा होगी, आप जानते हैं कि वो 3D सोचिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, निर्देशांक ज्यामिति में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो वहां भी उस तीनों अक्षों के सापेक्ष में यूनिट वेक्टर प्रदर्शित किया जाता है। आएगा समझ में। तो जैसे अब देखते हैं, ये कोई मूल बिंदु होगा, ये एक्स अक्ष होगा, धन एक्स अक्ष, माइनस वाई माइनस एक्स इधर भी होगा, और ये वाई अक्ष है, और ये क्या है, जेड अक्ष है। मूल बिंदु है, 0 से मानते हैं। समझ में, केवल रिप्रेजेंट करते हैं, हम इतना बताते हैं। डिटेल में आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल ही है, इसमें न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है एग्जाम में, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये नियम कानून जानेंगे तभी न्यूमेरिकल लगेगा। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये केवल धन दिशा सबका बनाया गया है, क्योंकि ऋण दिशा भी इधर होगा, वाई का ऋण दिशा और जेड का ऐसे अंदर होगा। अगर हम इसको बाहर मानेंगे तो ये अंदर होगा। ये 3D का ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामितीय में पढ़े हैं। ये कितने हैं, डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, तभी तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है। हम आपको बना कर बता देते हैं कैसे 3D होता है। देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और जेड अक्ष या तो ऐसे है और या तो फिर ऐसे है। ऐसे समझ लेते हैं। देखो, अब आप इंटरमीडिएट में पहुंच गए हैं, अब आपको 3D को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति में तो पढ़ेंगे ही, और निर्देशांक ज्यामिति से ज्यादा ही यहाँ पढ़ लेंगे। ये देखिए, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये जेड अक्ष चाहे ऐसे कर लें चाहे इसके अंदर कर लें, यही तो अक्ष होते हैं। जब तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड लंब कोण ये कहते हैं। इनके बीच में कोण जो बना है वो लंब बना है। देखो, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, सब 90 है। इनके इसके बीच में भी 90 है भाई, ये ऐसे नहीं है, ये बाहर है। समझिए 3D को। अब बात समझ में, हमारे समझाने का मतलब ये था। ये क्या है, 3D में हम एकांक सदिश को देखने जा रहे हैं कैसे होता है, यही मेन चीज है। तो देख लिया आप। अब देखते हैं, जैसे वहां भी यूनिट वेक्टर कहते वेक्टर ए की दिशा में, परिभाषा जब हमने यूनिट वेक्टर को बताया था तो कहा था वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए कैप से। परिभाषा में यही तो कहे हैं कि वेक्टर ए की दिशा में, परिभाषा अगर आप नोट किए होंगे, देखे होंगे तो देख सकते हैं। वेक्टर ए की दिशा में अगर आपको यूनिट वेक्टर प्रदर्शित करना है तो उसको ए कैप से लिखते हैं। ऐसे यहाँ तो 3 दिशाएं हो गई ना, जब यहाँ 3 दिशाएं हो गई तो एक्स अक्ष की धन दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो जो एक्स अक्ष की धन दिशा में यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप से प्रदर्शित किया जाएगा। आई कैप
आई कैप स्मॉल आई कैप, और वेक्टर वाई की धन दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जे कैप से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे ही जेड कैप के जेड अक्ष की धन दिशा में तो इसको आई जे, उसके बाद तो क्या आएगा के कैप, कैप बोला जाता है, इसे कैप कैप लगा देते हैं। तो ये क्या है, तो ये लंबकोणीय एकांक सदिश है क्या, आई कैप जे कैप और के कैप। आई बात समझ में। अब एक्स अक्ष की धन दिशा है और एक्स अक्ष की ऋण दिशा भी तो होगी, एक्स अक्ष की जब ऋण दिशा होगी तो उसको माइनस आई कैप कहेंगे, और वाई अक्ष की जब ऋण दिशा में यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा तो माइनस जे कैप के कैप जे कैप लिखा जाएगा, ऐसे इसमें माइनस के कैप लिखा जाएगा। ये जो आई जे के कैप आपको मिलने वाला है डिटेल में, वो हम बताएं कि कहां से आता है, क्या प्रदर्शित करता है, तीनों चीजें। आई बात समझ में। तो आई कैप क्या है, प्लस आई कैप जो है वो धन एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही जे कैप क्या है, वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है, और के कैप जो है वो जेड अक्ष की धन दिशा में यूनिट वेक्टर है। अब देखिए जनरली इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कहा गया एक्स अक्ष की दिशा में 3 मात्रक का यूनिट वेक्टर, तो 3i के कैप 3 मात्रक, यानी एक्स अक्ष की जो दिशा पे चली हुई दूरी है अगर 3 मात्रक है तो उसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो 3i कैप होगा। अगर दो मात्रक का यूनिट वेक्टर तो ऐसे 2i कैप। ऐसे जेड दिशा के लिए कुछ पूछा जाता है, ऐसे पूछा नहीं जाता है, न्यूमेरिकल में और रहेगा, लेकिन हम इतना आपको बताएं। ऐसे कहा जाए कि वाई अक्ष की ऋण दिशा में 5 मात्रक का यूनिट वेक्टर, 5 यूनिट का यूनिट वेक्टर, या मात्रक एक जगह हम मात्रक बोल दे रहे हैं, एक जगह यूनिट, ताकि अंतर रहे। तो वाई अक्ष की ऋण दिशा में तो माइनस होगा, बात समझ में, 5 मात्रक का तो -5, और वाई दिशा के लिए लिख रहे हैं तो जे कैप। बात समझ में। इसको अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, अब वो न्यूमेरिकल में सब कुछ दिया रहेगा, केवल यहाँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आपको देखना है कि आई कैप क्या दिखा रहा है, जे कैप क्या दिखा रहा है, और के कैप क्या दिखा रहा है। हमने कई बार बताया, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। बात समझ में। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की धन दिशा में यूनिट वेक्टर है। ऐसे ये भी वाई दिशा में, ऐसे भी के भी, अगर माइनस आई कैप आएगा तो वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में यूनिट वेक्टर होगा। ऐसे इन दोनों के लिए भी है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी एक और बचा है, पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश जिसको कहते हैं। बार बार कह रहे हैं ये मैथ का पार्ट है और फिर इसमें घूम फिर के आएगा, अगर अच्छे से समझ लोगे तो अच्छी बात है। क्या है, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश बोलते हैं, स्थिति सदिश। इस सदिश के द्वारा 3D में ही हम किसी पॉइंट के स्थिति का विश्लेषण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जैसे देखिए मूल बिंदु होगा 0 0, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये जेड अक्ष होगा, है। अब यहां से कोई जो बिंदु है, कोई एक बिंदु हम कहीं मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। अब निर्देशांक ज्यामिति में आप देखिए तो इस P बिंदु का कोई निर्देशांक होगा, जैसे मूल बिंदु से इस P बिंदु का तो कोई ना कोई निर्देशांक होगा जी। जैसे अब यहाँ 3D है तो x1 y1 तो होगा ही, x y z तीनों में होता है। आई बात समझ में। जैसे अगर 2D होता, देखो ऐसे 2D होता, x अक्ष हो जाता, y अक्ष इधर बता देते तो -x, और ये -y। यहाँ होता कोई बिंदु P, यहाँ O, अगर यहाँ से दूरी 2 है, यहाँ से भी दूरी 2 है, तो इसका निर्देशांक 2 और 2। तो यहाँ केवल x अक्ष है और y अक्ष ही है, तब x y आया। अब क्योंकि z अक्ष भी होगा तो इसके बगल में z वाला कुछ दूरी भी लिखा जाएगा। आई बात समझ में। तो ये से यहाँ पर भी है। तो जो ये अगर इस बिंदु के निर्देशांक आपको पता है, हम जल्दी यहाँ से लिख देते हैं x y z,
स्मॉल में लिख दिए हैं। एक्स का मान तो कुछ होगा ही, कुछ दूरी पर है, उसको हम एक्स से लिख दिए, इसको वाई से लिख दिए, इसको जेड से लिख दिए। तो स्थित सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्थित यानी पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है वेक्टर आर से। पोजीशन वेक्टर को किससे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आर से लिखा जाता है। और वेक्टर आर क्या है? मूल बिंदु से इस पी बिंदु का पोजीशन बता रहा है, यानी स्थिति बता रहा है। तो इसको हम वेक्टर ओपी भी लिख सकते हैं। यहां से यहां तक की स्थिति है, यानी दूरी है। दूरी के ऊपर सदिश लगाया गया है, लेकिन ये स्थिति की वजह से यहाँ दूरी सदिश राशि हो रही है। जरा समझने, तो ये वेक्टर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका? बिंदु पी का। कहां से? मूल बिंदु से। तो इसको हम वेक्टर ओपी भी लिख सकते हैं। अब देखिए मूल बिंदु के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो ये वेक्टर आर जो होगा, वेक्टर आर को लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो है ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। किसका? बिंदु पी का। कहां से? मूल बिंदु से। किसके फॉर्म में? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। लिखा है वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक है। आई बात समझ में? जैसे वहां नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ एक कोई दूसरा बिंदु क्यू लेते हैं। ये ऐसे लिखा गया, ये किसके लिए है? बिंदु पी के लिए है। बिंदु पी के लिए जनरली हमने इस बिंदु को एक्स वाई जेड मान लिया है। यहां भी ऐसे हो सकता है। इसको मान लेते हैं 2 4 5। ये कोई बिंदु है क्यों? उसका निर्देशांक 2 4 5 मान लिया हमने। होगा ही, क्योंकि ये 3D में चित्र बना हुआ है। तो तीनों अक्षों से दूरी लिया जाएगा, तो 3 मात्रक होंगे दूरी के। यहाँ पे 3 दूरियां होंगी। तो इस OQ यानी जो वेक्टर अगर R1 इसको माना जाए, यहां से यहां तक की दूरी को वेक्टर R ऐसे लिखा जाता है। ये स्थिति सदिश है। ये वेक्टर R1 अगर इसको हम लिखते हैं तो वेक्टर R1 बराबर होगा वेक्टर OQ। ऐसे तो जैसे यहां लिखे थे OP, ऐसे OQ। तो वेक्टर R1 का जो मान यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा। पहले जो I का गुणांक लिखा जाता है वो x दूरी होती है, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी है। I का गुणांक देखिए, I और j के नहीं बदलना है। तो यहाँ पर क्या होगा? x अक्ष की दूरी 2 है। ये x होता है, ये y, ये z। जब 2 होता तो ये x y होता, z है तो z बाद में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये क्या है? ये जो है आपका पोजीशन वेक्टर है। किसका? बिंदु Q का। कहां से? मूल बिंदु से। किसके फॉर्म में? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। अगर कोई बिंदु दिया रहे तो आप उसका क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। यानी अगर ये कहीं ऐसे दिया है, केवल यही इतना दे दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है एक्स अक्ष की धन दिशा में उसका पोजीशन 2 मात्रक है, वाई अक्ष की धन दिशा में 4 और जेड अक्ष की धन दिशा में 5 मात्रक है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप पुराने कोई बुक होगा उससे अध्ययन करते रहिए, तभी बात समझ में आएगी। पूरा मैथ है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप मेहनत से पढ़िए, बार बार चिल्ला रहे हैं, मैथ है, पूरा का पूरा मैथ है। अगर समझ में, नेक्स्ट में हम वेक्टर का जोड़ना प्रारंभ करेंगे कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। और अभी तो बहुत है, उसके बाद में तब न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।